दोस्तों, आप सभी का फ्री ई शिक्षा में स्वागत है। आज से एक नई सीरीज़ शुरू होने वाली है। हम क्या करेंगे, जो रेलवे में या फिर जो भी अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो हम एक सेट को उठाएंगे और उस सेट को पूरे अच्छी तरीक़ा से डिस्कस करेंगे। और जो भी उस मतलब जो भी उस सेट में क्वेश्चन आया हुआ रहेगा उसको हम पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो टॉपिक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो धीरे धीरे वो टॉपिक भी आपका कवर होते जाएगा। तो आप इस क्लास को फुल सपोर्ट दें। इस क्लास को आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और लोगों को प्रमोट करें। लोगों के पास मेरा ये वीडियो भेजें, ताकि उससे हमें मोटिवेट मिले और फिर हमें और अच्छे से वीडियो हम बनाएं। चलिए, आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आपका एक ग्रंथि, यहाँ पे एक वर्ड आया ग्रंथि, ठीक है ना। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि वैसे अंग हैं जहाँ से क्या होता है, हार्मोन या एंजाइम स्रावित होते हैं, जहाँ से हार्मोन और एंजाइम बनते हैं, उसी को हम ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ से 2 से 3 पॉइंट पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट ग्लैंड। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्लैंड जो है पिनियल ग्लैंड है। जो सबसे छोटा ग्लैंड है वो आपका पिनियल ग्लैंड है। इसी पिनियल ग्लैंड को थर्ड आई ऑफ बॉडी बोलते हैं। हमारे शरीर का तीसरा आँख भी इसी को बोलते हैं, थर्ड आई ऑफ बॉडी। इसी को थर्ड आई ऑफ बॉडी भी बोलते हैं, या फिर इसी को बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 चीज़ आप याद रखें। और एक आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर ग्लैंड है, ठीक है ना। लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है। यहाँ से एक और ये क्वेश्चन बनेगा कि मिक्स ग्लैंड कौन होते हैं। यहाँ पे 3 मिक्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है। 3 मिक्स ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो आपको ये तीनों ग्लैंड दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा मिक्स ग्लैंड नहीं है, या फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा मिक्स ग्लैंड है। तो आप ये याद रखें, पेनक्रियाज पहला जो मिक्स ग्लैंड है वो पेनक्रियाज है। दूसरा आपका है लीवर है, जिसको यकृत भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको यकृत भी बोलते हैं। अब जो तीसरा है गोनार्ड, GONARD, जो तीसरा है गोनार्ड, ठीक है ना। थोड़ा सा राइटिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो आप इसे जो साथ में बोलते जाते हैं तो साथ में लिखे जाइए, नहीं भी लिखिएगा, सिर्फ आपको ध्यान से चीज़ों को सुनना है और समझना है। बहुत आपका अच्छा स्टैटिक होने वाला है अगले 10 क्लास में। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। बिल्कुल सही बात है, जो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। जो भारत में कौन सा सम्मान है जो है सर्वोच्च है, उससे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पहला जो है वो तो भारत रत्न है। जो पहला है वो भारत रत्न है। जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो आपका पद्म विभूषण है। दूसरा आपका कौन है, पद्म विभूषण है। जो तीसरा आपका है आपका पद्म भूषण है। तीसरा आपका कौन सा है, पद्म भूषण है। चौथा आपका है पद्मश्री। चौथा आपका कौन है, पद्मश्री। अभी 2021 में पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को मिले थे, और पद्म भूषण 10 लोग को मिले थे। पद्म भूषण 10 लोग को मिले थे और पद्मश्री 102 लोग को मिले थे। तो जो पद्म सम्मान है, टोटल पद्म सम्मान
119 लोगों को मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टोटल पद्म सम्मान 119 लोगों को मिले थे। ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी ध्यान रखना है। इसे टोटल जो है पद्म सम्मान कितने मिले थे? 119 लोगों को पद्म सम्मान मिले थे। अगला जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम किन किन लोगों को पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिले थे वो चीज़ को याद रखना है। ये पद्मश्री को बिल्कुल याद रखना है एकदम कि 102 लोगों को पद्मश्री यहाँ पे मिले थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हाँ चलिए, संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं आर्टिकल 368 के तहत करते हैं। ठीक है ना। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है मतलब 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ था कि जो वोटिंग एज है, वोटिंग एज को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है ना। इसके बाद जो हमें याद रखना पड़ेगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें ये हुआ था कि जो दिल्ली विधानसभा के जो मेंबर हैं उसका 10% ही मंत्री बन सकते हैं। जो दिल्ली विधानसभा का जो एमएलए हैं उसका मात्र 10% ही मेंबर बन सकते, 10% ही मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद आया था 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद आया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद आया था 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में था कि नेशनल कमीशन फॉर एससी। उसके बाद आया था नेशनल कमीशन फॉर एसटी। उसके बाद आया था नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ये आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 338A में है। उसके बाद आया था इसी में एक आर्टिकल आपका है 338, ये याद रखना है। आर्टिकल 338 इसमें है नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। उसमें है मतलब 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, और आर्टिकल 338 में है नेशनल कमीशन फॉर एससी है। ये इतना सारा अमेंडमेंट याद रखना है। उसके बाद एक दो अमेंडमेंट और हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 का कन्यादान हुआ था जीएसटी के लिए 101 का कन्यादान हुआ था। इसके बाद एक जो अमेंडमेंट है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को याद रखना है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को याद रखना है। ये क्या हुआ था कि रिजर्वेशन को 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। बिल्कुल सही है कि आपातकाल जो है 1962 में लागू हुआ था, मतलब लगा था। अब ये क्यों लगा था? जब इंडिया और चाइना का जब युद्ध चल रहा था उस समय क्या हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी भारत में लगा था। अब हम नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ 3 आर्टिकल है, 3 टाइप का नेशनल इमरजेंसी होता है, उसे बिल्कुल भी ध्यान रखना है। बिल्कुल ये हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान से ये मतलब आपको सुनना है। पहला आपका आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 क्या है? आपका नेशनल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 352 उस समय लागू होगा जब किसी देश दूसरे देश के साथ युद्ध जब चल रहा हो, तो ये आपका नेशनल इमरजेंसी आपका लागू हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है कि आर्टिकल 356 में आपका ये होगा कि जैसे मतलब कोई भी स्टेट में चुनाव हुआ या किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, या कोई भी स्टेट में एक ऐसा विपदा आ गया कि जहाँ पे हम राष्ट्रपति शासन हमें उस स्टेट में लगाना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, वहाँ पे आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टेट में राष्ट्रपति शासन के लिए हम इसमें यूज करते हैं। एक आपका है आर्टिकल 360। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो जाता है ना, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, आर्थिक विपदा जब आ जाती है, तो उस समय हम आर्टिकल 360 को लागू करते हैं। यहाँ से दोस्त एक क्वेश्चन और बनता है मित्रों कि अभी तक कौन सा इमरजेंसी इंडिया में मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आपका जो आर्टिकल 360 है मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
ये बिल्कुल एकदम ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं और सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राथमिक कृषि क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है वह कृषि से संबंधित है। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। सेकेंडरी जो क्षेत्र है वो उद्योग जो होता है उससे संबंधित है। और टर्सरी मतलब क्षेत्र यातायात या फिर हम किसी को एडवाइस देते हैं या सलाहकार जो जिसको हम बोलते हैं सलाह देते हैं उससे टर्सरी क्षेत्र संबंधित है। ये 3 पॉइंट है, इसे याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को हम कभी भी भंग नहीं करते हैं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं करते हैं। और जो मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, जो उनका कार्यकाल जो उनका टेन्योर है, उनका टेन्योर 6 साल का होते हैं। और 1/3 मेंबर है वो हर एक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। 1/3 मेंबर है हर एक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उसके बाद इसमें हम एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे, मतलब कुछ 2 से 3 आर्टिकल है हमें इसमें याद रखना है। सल्ला को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कभी भी हमें इसको हमेशा के लिए याद रखना है। सोर्स आपका हो गया संसद का जो आर्टिकल है, संसद का जो आर्टिकल आपका है 79, आर्टिकल 79 है। ठीक है ना। रोज हो गया आपका राज्यसभा हो गया आपका रोज, इसका आपका आर्टिकल हो गया 80, आपका आर्टिकल 80 सॉरी हाँ आपका आर्टिकल 80 हो गया। लास्ट हो गया लास्ट हो गया आपका लोकसभा, इसका जो आपका आर्टिकल है आपका आर्टिकल 81 है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्त लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, दोस्त को भेजते रहें, उससे में बहुत मोटिवेट मिलेगी। अब वीडियो और इसके बाद हम वीडियो और अच्छे से आपके पास बना के प्रस्तुत करेंगे। उससे आप बिल्कुल भी शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करें। थोड़ा सा खाना पीना कम खाएं लेकिन वीडियो को शेयर बिल्कुल करें। और अपने सेहत पे बिल्कुल ध्यान रखें। और अभी कोरोना काल में घर में रहें, मतलब कोरोना काल में घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए, गणतंत्र एक संसदीय शासन पद्धति का एक शासन होता है। बिल्कुल, जो गणतंत्र है वो संसदीय शासन पद्धति का ही एक शासन है। बिल्कुल ये सही बात है। चलिए रेखीय संवेग, अब अगले क्वेश्चन की आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। बिल्कुल, जो रेखीय संवेग संरक्षण है ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम के बराबर होता है। जो न्यूटन 3 गति दिए थे वो तीनों गति को आपको याद रखना चाहिए। पहला गति ये था कि कोई भी वस्तु वो अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वह मोशन है तो अगर वह मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल उस पर हम जब तक अप्लाई नहीं करें। अगर उस पर हम बाह्य बल अप्लाई करेंगे तभी वह अपने पोजीशन से मूव होगा। सेकेंड लॉ जो था वो फोर्स का दिया गया था, F=ma। जो तीसरा लॉ था वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो क्रिया के विपरीत है वो प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों ये कभी भी नियम कभी भी एग्जाम में नहीं आपसे पूछा जाएगा। ये आपसे एग्जाम्पल कोई भी आपको एग्जाम्पल दे देंगे, उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो वो लॉ को फॉलो करते हैं, उसे याद रखना है। मतलब हमें उसे याद रखना है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला लॉ आपका दोस्त ये है कि जैसे हम कोई भी बस या ट्रेन में चढ़ते हैं तो जब बस चलना स्टार्ट होती है तो हम क्या होते हैं कि पीछे की ओर हम झुक जाते हैं, पीछे की ओर मतलब झुक जाते हैं। इसमें यह प्रदर्शित करता है कि जब वो बस रेस्ट में था तो हम भी रेस्ट में थे, जब वो बस मोशन में हुआ तो हम भी अपने आप को मोशन में करने की कोशिश किए, लेकिन हमारे ऊपर एक अलग से फोर्स लगा जिसके कारण से हम पीछे झुक गए हैं। अब इसी में एक और एग्जाम्पल है कि जब बस या ट्रेन मोशन में हो तो जब वो अचानक वो ब्रेक जब मारेगी तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्योंकि वो जो बस या ट्रेन वो रेस्ट में जाने की कोशिश करते हैं और हम मोशन में रहते हैं। तो क्या इसी कारण से हम भी रेस्ट में जाने के कारण हम जब आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए अब जो एक और एग्जाम्पल है, तो इसका जो फर्स्ट लॉ का एक और एग्जाम्पल है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया कि जैसे ब्लैंकेट है,
ब्लैंकेट, जब हम ब्लैंकेट को जब हम स्टिक से हम उसको पीटते हैं, जब स्टिक से हम जब मतलब उसको पीटते हैं, तो उसका जो डस्ट है वो इन्वायरमेंट में फैल जाता है, वो उसका जो डस्ट है वो बाहर निकलता है। तो ये फर्स्ट लॉ को ही फॉलो करता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे वहाँ उसका जो डस्ट है ब्लैंकेट में मतलब रेस्ट में था, जब हम उसको स्टिक से जब पीटने लगे तो वो मोशन में आ गया, तो इसीलिए ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। अब जो न्यूटन का थर्ड लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी हम गन से जब हम बुलेट को छोड़ते हैं तो क्या होगा, मतलब क्या होता है कि जो हमारे हाथ में जो एक बल लगता है पीछे की ओर, जो मेरा हाथ पीछे की ओर फेंकता है और जो बुलेट है वो आगे की ओर मूव करता है, तो उसमें ये होता है कि वो मतलब वह न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मोशन जब मतलब वो बुलेट का मोशन आगे की ओर है तो हमारा हाथ का जो फोर्स जाता है वो पीछे की ओर जाता है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सुगौली की संधि 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, बिल्कुल 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, अगर पूछा जाए कि सुगौली की संधि कब हुआ था, तो सुगौली की संधि 1815 में ही हुआ था। ये नेपाल और नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी, नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। नेपाल के राजा उस समय कौन थे? नेपाल के राजा थे राजा गुरु गजराज मिश्र, राजा गुरु गजराज मिश्र। ठीक है ना, राजा गुरु गजराज मिश्र और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेना का कर्नल था, कर्नल ब्रेड शॉ के बीच में हुआ था। ठीक है ना, कर्नल ब्रेड शॉ के बीच में यह मतलब जो हस्ताक्षर हुआ था, ये नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये बात को बिल्कुल भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का जो मात्रक होता है वो ऑक्टेन होता है। ये बात को बिल्कुल एकदम याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चैन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्बाध टूट जाता है। क्या होता है दोस्त, जब हम मतलब जो ट्रेन का बोगी होता है एक दूसरे से कनेक्टेड तो होता ही है, उसके थ्रू एयर जो कंप्रेस एयर है वो भी पास होते रहती है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो हर एक बोगी में एक इमरजेंसी चैन पुलिंग दिया हुआ रहता है कि अगर कुछ भी अगर इमरजेंसी हो तो हम वो चैन को पुल करेंगे तो वो मतलब जो ट्रेन है वो रुक जाएगी। उसमें क्या होता है कि जो एयर का जो फ्लो है एक बोगी से दूसरी बोगी ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसके कारण से ट्रेन रुक जाता है। जब भी आप ये चीज़ देखे होंगे, जब भी आप चैन को पुल किए होंगे तो क्या होता है कि एक एयर लीकेज का साउंड आता होगा, एक एयर लीकेज का साउंड मतलब आता है। उसके बाद कुछ समय बाद ट्रेन रुक जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कंप्रेस एयर है उसका फ्लो को एक बोगी से दूसरे बोगी मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो ट्रेन का मूवमेंट है वो रुक जाता है, जो मतलब ट्रेन का मूवमेंट है वो आपका रुक जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें शीशा एवं कार्बन के कण की जांच की जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम की जब हम शुद्धता को मापते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा कितना ज़्यादा है, हम उसमें ये कार्बन और शीशा की मात्रा कितना ज़्यादा है उसमें वो नापते हैं। अगर पेट्रोल में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो मतलब पेट्रोल समझिए वो शुद्ध पेट्रोल है, शुद्ध पेट्रोल नहीं है। तो हम उसमें क्या होता है, जो पेट्रोलियम की जांच के लिए उसमें शीशा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे दिया, मानव शरीर में शीशा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बात को बिल्कुल याद रखना है। स्टैटिक क्वेश्चन है कि मानव शरीर में शीशा तत्व नहीं पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो महेश दास थे वो बीरबल के नाम से बाद में जाने गए हैं। एक अकबर ने दीन इलाही एक धर्म की स्थापना की।
अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, उसमें वो दीन इलाही मतलब अपनाने वाले मात्र एक हिंदू थे, वो महेश दास थे। बाद में वो मतलब ये जो दीन इलाही धर्म जो अपनाए थे महेश दास, बाद में इन्हीं को बीरबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पीतल, पीतल तांबा एवं जो पीतल है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। बिल्कुल, पीतल जो है वो तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। इसे याद रखने का एक तरीका है, आप इसे याद रखिए पिताजी। तो आप क्या याद रखिए? पिताजी। पिताजी, पो से आपका हो गया पीतल, ठीक है ना, पो से आपका हो गया पीतल, उसके तो से आपका हो गया तांबा, तो से हो गया आपका तांबा मतलब कॉपर, ठीक है, तो से आपका हो गया तांबा, और जो से आपका हो गया जिंक, जो से आपका हो गया जिंक। तो आपका पिताजी जिंक और कॉपर के मिश्रण से आपका पीतल बनता है, मतलब पीतल को हम ब्रास भी इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए, आज के लिए हमें पता है, मतलब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अगर अच्छा लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना ज़्यादा लोगों को फैला दें कि हमारे मतलब हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेट हों, और हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगे, और हम और अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।